अगर बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल होती नज़र आ रही है। डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट जगहों पे दौरे हो रहे हैं। हमें अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो है अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसी चीज़ का संकेत देता है शायद जो इलेक्शंस है वो जल्द ही आ जाएंगी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है शेख मुजफ्फर साहब, जो कि JK-NPF के प्रेसिडेंट है। इनकी भी पार्टी है जो 2017 में फॉर्म हुई थी, और ये भी आज यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए ही आए हैं। बेसिकली कश्मीर से है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका जो है इनकी किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाली है तो ये भी अपनी पार्टी को मैदान में उतारेंगे। शेख साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे 2-4 मिनट के लिए बात की है। तो ये सही बात है कि इस वक्त जो उस पार कश्मीर में जो हलचल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM इतना तेज़ी के साथ घूम रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि इलेक्शन आज ही चल रहे हैं। तो यहाँ जम्मू में भी शायद ऐसा मैंने देखा नहीं, ये भी 1-2 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अगर इलेक्शन हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। खुदा करे कि इलेक्शन हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरी जनता से गुजारिश होगी, ज़रा संभल के, धीरज रखकर, सोच समझकर अपना वोट दे दीजिए उन कैंडिडेटों को जिन पे आपको पूरा विश्वास हो कि ये आपके काम कर सकेंगे। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो हम आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे कि कब फॉर्म हुई थी, किस तरीके से वर्क करी है, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपकी पार्टी को लेकर। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट है। इससे पहले हम एक NGO वाइस सर के नाम से हमारी एक NGO चल रही थी, लेकिन जो हमारा बैनर था वो 2011 से ही जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, शॉर्ट टर्म में JK-NPF के नाम से हम जाने जाते हैं। तो चूंकि हमने जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का चप्पा चप्पा घूमा है, घर घर गए हैं, हर एक चीज़ देखा है, तो हमने देखे कि लोगों के कितने अंबार के मसाइल हैं। तो लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों को कितने मसाइल हैं, लोग कहाँ तक सरकार तक पहुँचा पाते हैं अपने मसाइल को, या सरकार का उनके साथ क्या रवैया रहा है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और हमने तब जाकर फार्मुलेट किया है इस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। तो हमारी पार्टी अब रजिस्टर भी हो गई है। 2017 में हमने इसको पॉलिटिकल शेप दे दी है, और 2017 से हम कई सारे संबोधन कर रहे हैं। हमने DDC इलेक्शन भी लड़ा है, 28 कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे थे, 7 जीते हैं, और गुपकार अलायंस के बाद दूसरे नंबर पर हमारे 18 कैंडिडेट थे। तो जानना चाहेंगे कि इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन क्या नीड ऑफ द आवर है? एब्सोल्युटली। अगर सरकार हो, अवामी सरकार हो, खा वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी से बेहतर है। ब्यूरोक्रेसी अगर जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी अगर जवाबदेह है, आंसरेबल है, तो वो बस एक चुनी हुई सरकार की ही नुमाइंदा होती है, मतलब उनकी सुनती है, या उनके पास जवाबदेह उनको रहना पड़ता है, और एक MLA को जवाबदेह रहना पड़ता है अपने लोगों को। तो वो सरकार चलती है। लोगों के मसाइल अगर पूरे के पूरे हल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बेशतर मसाइल उनके हल हो जाते हैं। आपने बताया कि जैसे ये पहले NGO था, तो फिर NGO से आपने इसको पार्टी में कन्वर्ट किया, तो व्हाट लाइक मेड यू डू दिस कि आपने एक NGO से एक पार्टी बनाने का सोचा? एब्सोल्युटली, आई में से जब हम NGO के तौर पर काम कर रहे थे, एक वाक़ा हुआ था कि एक गाड़ी उलट गई। तता पानी के लिए लोग जा रहे थे, गाड़ी उलट गई। तो पॉलिटिकल लोगों ने क्या किया कि सारे उधर चले गए, 1 महीने तक एक से मिलते रहे लोगों से, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। उनके बच्चे या किसी का बाप गया, किसी की माँ गई, किसी का कमाने वाला बेटा गया, तो किसी ने उनको हेल्प नहीं किया। फिर हमारी NGO वहाँ पहुँची, तो हमने इस प्रोग्राम को इतना ज़ोरदार तरीके से हाईलाइट किया कि सरकार पर प्रेशर बन गया, और फिर सरकार ने उनको थोड़ा सा मुआवजा देकर उनको रिहेबिलिटेट किया। तो ये कहानियाँ यहाँ भी जम्मू में हैं। जो लोग अपनी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वो कभी NGO के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए। लेकिन एक NGO सारे मसाइल लोगों के हल तो नहीं कर पाती है। इसके लिए चाहिए सियासी प्लेटफार्म और लोगों का सपोर्ट। अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तो जितने हमने मसाइल लोगों के देखे हैं, जो लोग किसी को अपनी भाषा में नहीं समझा पा रहे हैं, जो लोग अपने मसाइल को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमसे वो कह रहे हैं, हम वो डायरी में लिख चुके हैं।
उनका समाधान या उनका हल हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं है। जब से आपने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, आपको लोगों का किस तरीके का सपोर्ट मिला है? देखिए, अल्लाह का फजल है कि हमने पहली कोशिश में 7 सीटें निकाली है, 28 में से 7 हमने निकाली है और 18 में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया। मुजफ्फर साहब, जब भी कोई पार्टी बनती है ना, तो हमेशा लोगों की एक उम्मीद नहीं जाग जाती है कि अब ये नई पार्टी है तो ये कुछ अलग लेकर आएगी, कुछ नया लेकर आएगी। तो अगर लोग आपको चुनते हैं तो आप कुछ नया या कुछ अलग क्या करेंगे लोगों के लिए? नया या अलग, हम बिल्कुल सब के सब जो मसाइल है, नए हो या पुराने, मसाइलों का अंबार है। लेकिन अगर हमारी पार्टी को मौका मिला तो जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी ये हमारी बहनें हैं जो सोशल वेलफेयर में आंगनवाड़ी वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, इन सब के लिए हमारे पास एक प्लान है बाज़ाब्ता तौर पर किस तरह से हम इरेडिकेट करेंगे यहाँ के सिस्टम को, जो गलतियाँ करप्शन के कारण हुई है या जहाँ कंप्रोमाइज़ सरकारें करती हैं, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर लद्दाख सबको लूटा है, उनसे वो दौलत हासिल की जाएगी, छीन ली जाएगी, उनके हम प्रॉपर्टी को सीज करेंगे और ये पैसा लोगों को वापस दे देंगे। अब जैसे आपने अपनी बात में पहाड़ियों के लिए कहा, तो पहाड़ियों का एक बहुत जो इशू है वो उभर कर अभी सामने आ रहा है, वो है एसटी स्टेटस को लेकर। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, आबादी का जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक कह रहा हूँ, तो हमारी आबादी का जो 11% लोग हैं वो पहाड़ों में रहते हैं। तो 11% लोगों को 11% रिजर्वेशन तो होनी चाहिए। ये इंसाफ है, ये ऊपर वाले का कानून है। तो अगर बकरवाल या गुजर भी, इनकी भी कुछ प्रॉब्लम है या ये इनकी ये मतलब पहाड़ी और गुजर ये दोनों 11% लोग हैं, 11% को रिजर्वेशन देनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई गलती है, ये इंसाफ की बात है और इंसाफ के लिए हमारी पार्टी सामने आ रही है। जैसे अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर, जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो आप लोग जब मैदान में उतरेंगे तो आप क्या कुछ ऐसा लोगों को, क्या मैंडेट ऐसा देंगे कि लोग आपके साथ आए? एब्सोल्युटली, हमारे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, स्टेट के एवेन्यूज़ ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते हमवार हो जाते हैं। हमने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम 2000 नौकरी 2 लाख नौकरियां दे देंगे, क्योंकि पहले से ही 100 लाख असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो इनको एक ऐसे पैटर्न पर और उन कामचोर मुलाजमों को निकाल कर हम 2 लाख नौकरियां ज़रूर अपने लोगों को दे देंगे। अपने यहाँ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको मेरिट के बुनियाद पर वो नौकरियां मिलेंगी। ये हमारा पहला है। दूसरा, ये जो कानून की बालादस्ती है, करप्शन इस वजह से है क्योंकि कानून काम नहीं कर रहा है। एक SHO के पास जाइए, पैसे के बगैर काम नहीं निकलता है। तहसीलदार के पास जाइए, पटवारी के पास जाइए, JE के पास जाइए, इंजीनियर के पास जाइए, हर जगह करप्शन। तो नौकरियां भी बेची गई है। मैं आपको पिछली एक कहानी सुनाता हूँ कि पिछली बार जो सरकार थी, उन्होंने बैंक में इतना घोटाला करवाया कि उस बैंक को फिर JK बैंक के बजाय PDP बैंक बनाया गया। तो उससे पहले भी इतने सारे घोटाले हैं जो लोगों को पता नहीं हुए हैं, पता नहीं होते हैं। बोपी का स्कैंडल, डॉक्टर बनते हैं लोग, ये हमें पता नहीं होता है कैसे। हमें मेरिट बोला जाता है कि मेरिट, लेकिन अब पता चला कि पेपर भी बेचे जाते हैं। कितने गिरे हैं हमारे लोग। एक तो हम दावा करते हैं मुसलमान है या धर्म पुजारी है। ज़रूरी नहीं है कि बस मुसलमान ही आगे खुद को मुसलमान कहकर करप्शन ना करें, लेकिन जो भी ऊपर वाले को मानता है, जो भी जिसको भी इस बात पर विश्वास हो कि मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, भगवान के सामने जवाबदेह होना है, ईश्वर के सामने जवाबदेह होना है, उसको चाहिए कि वो हलाल की रोटी खाए, हलाल से जिए और हलाल तरीके से अपना काम करे। तब जाकर उसकी ज़िंदगी में सुकून भी होगा, उसके बच्चे का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली वैली से हैं, तो जैसे कि हमने सुना है कि नया कश्मीर को लेके बहुत कहते हैं कि नया कश्मीर आ गया है, चेंज हो गया है, पीसफुल कश्मीर आ गया है, लेकिन जो अभी इंसिडेंट पिछले दिनों में वहाँ पर हो रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या पक्ष है आपका इसके ऊपर?
देखिए, कोई नया कश्मीर नहीं बना है, कश्मीर टूटा है, हमें टुकड़ों में बांटा गया, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। जब कुदरत ने हमें एक बनाया है, जब जगराफियाई तौर पर हम एक हैं, तो क्यों हमें बांटा जाता है? क्यों जम्मू वालों को कश्मीरियों के खिलाफ उकसाया जाता है? क्यों कश्मीरियों को जम्मू के खिलाफ उकसाया जाता है? यहाँ भी वही मसाइल है। आपको क्या लगता है कौन ये उकसाने का काम करे? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसी बात पर आ जाऊँगा। यहाँ भी आंगनवाड़ियाँ बेचारी धरना पर बैठती हैं, आशा वर्कर्स भी धरना पर बैठती है, कैजुअल लेबर्स भी धरना पर बैठते हैं, और रहबर तालीम टीचर्स भी धरना पर बैठते हैं। मतलब सरकारी मुलाजमीन जितने सारे जिन बेचारों को इंसाफ नहीं मिलता है, वो धरना पर बैठते हैं। यही हाल उस साइड में भी है, वहाँ भी आंगनवाड़ियाँ धरना पर हैं, वहाँ भी बेरोज़गार लड़के धरना पर हैं, वहाँ भी आशा वर्कर्स धरना पर होते हैं, और वहाँ भी कैजुअल लेबर धरना पर हैं। वहाँ भी लोग प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, यहाँ भी लोग प्रॉब्लम के शिकार हैं। अब जिन लोगों को सियासत करनी है, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मछुआरा ही जानता है कि जाल कहाँ डालना है, किस तरह डालना है, कितनी मछलियाँ मुझे पकड़नी है, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। तो ये पॉलिटिशियन जो बहुत सालों से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, इनको पता है कि मुद्दे मुझे क्या उठाने हैं, किस तरह लोगों को बांटना है, किस तरह मेरी बात को लोग समझेंगे और मेरे को वोट देंगे। तो ये पॉलिटिक्स जो ये हेट और नफ़रत की सियासत है, हमें इसे ज़बरदस्त चिढ़ है। मुझे ये सबसे गंदी हरकत नज़र आ रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट, जो बेदाग चेहरे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल नए हैं, पढ़े लिखे हैं, 36 से 35, 30 से 35 साल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कौम से गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से कि वो एक बार इनको आजमाएं, इनको देखें, और फिर देखें शांति होती है कि नहीं होती है। जम्मू भी शांत रहेगा, कश्मीर भी शांत रहेगा, और पूरा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हो जाएगा। आप जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एनजीओ भी चलाई है, अब पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, तो आप भी काफ़ी एनालिसिस करते होंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है अब किस तरीके से देखते हैं, कैसा होगा? जानना ये ऊपर वाला जानता है कि आगे क्या होगा। आदमी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है अल्लाह के हाथ में, खुदा के हाथ में आदमी एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अक्ल जो तो जहाँ तक जाती है, अक्ल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि काफ़ी चेंज आ रही है। जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, अब उनके दिन चले गए हैं। अब उनके दिन चले गए हैं, क्योंकि उनको अब कौम के सामने जवाब देना है। जितनी हरकतें, जितने गुनाह, जितना लूट, जितना खसूट उन्होंने किया है, हर चीज़ का उनको अब जवाब देना पड़ेगा इस कौम के सामने। अगर हम बात करें स्टेटहुड रेस्टोरेशन की, आपको क्या लगता है स्टेटहुड वापस मिलना कितना ज़रूरी है? देखिए मैम, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक साइंटिफिक रूल है, जो चीज़ टूटता है जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ भी जाता है तो क्रैक्स रहते हैं। बिल्कुल। अब स्टेट भी चली गई, आर्टिकल 370 भी चला गया, 35 भी चला गया। अब इसको किसने ख़त्म किया, ये सब जानते हैं। ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल के साथ, बड़े बड़े सियासी सौदागरों के साथ सौदाबाजी करके इस जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं कि 370 वापस होना चाहिए स्टेटहुड। कुछ लोगों ने तो ये भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये भी ऐलान कर दिया था कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा हम इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, वो पहले आ रहे हैं, वो टांगे निकाल चुके हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अलबत्ता मांग मैं भी करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि स्टेट वापस आ जाए, मैं भी चाहता हूँ कि 370 वापस आए। लेकिन प्रैक्टिकल है ना, मैंने कह दिया आपको कि अगर मैं शीशा तोड़ देता हूँ, टूट गया, जुड़ेगा नहीं। अगर जुड़ भी सकता है तो दरारें रहती है। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है, लंबा चौड़ा खेल है। 370 तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर एक लंबा चौड़ा मामला है। लेकिन तब तक हम इस पर मातम करते रहेंगे, ये अच्छा नहीं है, बल्कि हमें ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश दें जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। मेरा आखिरी संदेश ये होगा, आखिरी भी पहला भी, कि प्यार मोहब्बत से रहिए। कुदरत ने हमें प्यार से बनाया है, उसने हमें जीवन दिया है। ये जीवन यूं ही तफरुक, नफरत में मत मिटाइए।
प्यार मोहब्बत से रहें। हम एक हैं, एक रहेंगे, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी आशा है। मैं तमाम अपने वतन के लोगों से यही कहूँगा कि इस पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को हमें बनाना है, सजाना है, एक गुलशन इसको बनाना है। नफ़रतें फेंक दो और प्यार के रास्ते पर चलो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। कहते हैं, ये एक अजीम शायर ने बोला है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख मुजफ्फर साहब, जो कि JKNPF के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हमने खास बातचीत की। और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव। एंजेलिना स्टीफन।